बिहार में नीतीश सरकार की नई पारी शुरू होने वाली है। नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। नीतीश के दोनों डेप्यूटीज यानी कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों का नाम कल ही तय हो चुका है। डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं आज दोनों। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट में कौन कौन मंत्री बनेगा, इसकी तस्वीर भी लगभग साफ हो चुकी है। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे के 17 मंत्री होंगे, जबकि जेडीयू को 15 मंत्री पद मिले हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के कोटे से 2 मंत्री पद आए हैं। एलजेपी के दोनों मंत्री आज ही शपथ लेंगे, जबकि हम और आरएलएम की बात करें तो 1 मंत्री आज शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। नीतीश कैबिनेट के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट से सीधा हेलीकॉप्टर से गांधी मैदान पहुंचेंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह कल रात ही पटना पहुंच चुके हैं। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी पटना पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त पूरा पोस्टर से पटा हुआ पटना दिखाई दे रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप ये देखें यहां से बीजेपी की ताकत कितनी है, एनडीए की ताकत कितनी है, दोनों का शक्ति प्रदर्शन है। देखिए, इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। एनडीए कितना इंटैक्ट है। जिस चट्टानी एकता का जिक्र पूरे चुनावों में किया गया, वो चट्टानी एकता कैसी दिखती है, आज गांधी मैदान से तस्वीरें सामने आएंगी। इस कार्यक्रम में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में आम लोगों को भी गांधी मैदान में लाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कैबिनेट का फॉर्मूला तय हो गया है। नीतीश कैबिनेट में सबसे अधिक बीजेपी के 17 मंत्री बनेंगे। 2 डिप्टी सीएम के अलावा बीजेपी के 15 मंत्री इसमें शामिल होंगे। कैबिनेट में जेडीयू कोटे के कुल 15 मंत्री होंगे। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू कोटे के 14 मंत्री पद शपथ लेंगे। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के 2 मंत्री बनेंगे, जबकि जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम का 1-1 मंत्री आज शपथ लेने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से आज कुल 14 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जबकि जेडीयू की तरफ से 9 से 14 मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। वीवीआईपी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला, लोगों का हुजूम, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन से लेकर गांधी मैदान की वो ऐतिहासिक तस्वीर और 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जो खास बात अभी तक की इस पूरी इंफॉर्मेशन में आपको दिखाई देगी वो ये कि अब बीजेपी बड़ा भाई के रोल में है, जेडीयू नहीं, बीजेपी बड़ा भाई के रोल में है, क्योंकि ज्यादा मंत्री पद बीजेपी के कोटे से आएंगे। बात भी ठीक है, ज्यादा अगर विधायक चुनकर आए हैं किसी पार्टी के तो वो भी बीजेपी के ही है। एक बार तस्वीर हम आपके सामने रख दें। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, 2 उप मुख्यमंत्री, मंगल पांडे को भी जगह दी जाएगी। ये वो चेहरे हैं जो बीजेपी के कोटे से मंत्री होंगे। बिल्कुल, और कास्ट इक्वेशन का पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है। कास्ट बैलेंसिंग की गई है। पूरे एनडीए की एक संयुक्त पिक्चर कास्ट बैलेंस की सामने आए, ये कोशिश की गई है। बीजेपी की तरफ से जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें संजय टाइगर जो कि राजपूत समाज से आते हैं, आरा से जीत कर आए हैं। नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं, बांकीपुर से जीत कर आए हैं। दिलीप जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं, एमएलसी हैं। इसके अलावा राम कृपाल यादव जो कि दानापुर से जीत कर आए हैं। रमा निषाद का नाम भी सामने आ रहा है, निषाद समाज से आते हैं। औरैया मुजफ्फरपुर से जीत कर आई हैं। प्रमोद चंद्रवंशी जो कि चंद्रवंशी समाज से आते हैं, एमएलसी हैं जहानाबाद से, उनका नाम भी सामने आ रहा है। तो वहीं लखेंद्र पासवान समाज का भी इसमें प्रतिनिधित्व होगा, पातेपुर वैशाली से जीते हैं। जबकि नारायण शाह की बात करेंगे तो वैश्य समाज से आते हैं, नौतन पश्चिमी चंपारण की सीट है। श्रेयसी सिंह का नाम भी सामने है, राजपूत समाज से आती हैं और जमुई से जीती हैं। तो ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सामाजिक ताना बाना है या जो कास्ट इक्वेशन है उसका ख्याल रखा गया है। और एक एक करके अब जिन लोगों को मंत्री पद की शपथ लेनी है उनके पास फोन जाना भी शुरू हो गया है। सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हैं। एक एक करके चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले देखिए जो जितनी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है देवेंद्र आप लगातार दे रहे हैं, सुबह से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हमने दर्शकों के सामने रख दी है, इनमें कुछ और अगर एडिशन आपको करना है तो आप कर सकते हैं। एक चीज उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए मीनाक्षी, ये कि
कई बार दर्शकों को उसमें थोड़ा भ्रम हो जाता है। जब हम लोग बता रहे हैं कि पूरे कैबिनेट का फॉर्मूला, तो वो पूरा कैबिनेट मतलब 36 का फॉर्मूला बता रहे हैं। 36 के फॉर्मूले में 17 बीजेपी, 15 जेडीयू, 2 एलजेपी, 1 हम, 1 आरएलएम। लेकिन आज जो शपथ ले रहे हैं वो फुल स्ट्रेंथ आज शपथ नहीं ले रहा है। आज 28 से 32 के बीच का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें इतने मंत्री लोग होंगे, वो इस लिहाज से कि कल रात में ये तय किया गया था कि बीजेपी के 14 मंत्री आज शपथ लें, जेडीयू कोटे के 14 मंत्री आज शपथ ग्रहण में शामिल हों, इसके अलावा एलजेपी के 2 हों, आरएलएम के 1 हों, हम के 1 हों। लेकिन जेडीयू अपने 14 नाम आज सुबह तक अभी तक तय नहीं कर पाई थी, 9 या 10 नाम ही वो तय कर पाए। और उस समय जेडीयू को ये था कि अगर वो नाम नहीं तय कर पा रहे तो हो सकता है 15-20 दिन या 1 महीना बाद अपने इन नामों को वो शामिल कर लेंगे। जो कोटा दे दिया गया है, जैसे जेडीयू आज चाहती तो 15 के 15 शपथ करा सकती थी, बीजेपी आज चाहती तो 17 का 17 शपथ करा सकती थी, क्योंकि ये फॉर्मूला अंतिम है। इस फॉर्मूले पर मुहर लगाया जा चुका है। नीतीश मंत्रिमंडल का फॉर्मूला ऐसा ही होगा। अब इसमें जिसको जितना शपथ कराना था 14 बीजेपी करा रही है, जेडीयू का देखना होगा कि 9-10 करा रही है या 14 तक वो आंकड़ा पहुंच पाएगा। अगर आज उनका आंकड़ा 14 नहीं पहुंचता है तो 15-20 दिन से 1 महीने के भीतर आप देखेंगे कि 4 या 5 फिर वो शपथ दिलाएंगे, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ उनका 15 का ही है। ठीक है, अब नाम तो देखिए सामने आ गए, और जो नाम सामने आए हैं उसमें कास्ट की भी बात की जा रही है, उसमें तमाम इक्वेशंस की भी बात की जा रही है, कौन कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कितने मार्जिन से जीता है, इन तमाम बातों का ख्याल जो है वो इस मंत्रिमंडल में रखा गया है। एक बार आपको गांधी मैदान की तस्वीर दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, बताइए क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और वीवीआईपीज के आने का सिलसिला कब शुरू होगा? प्राची, यहाँ शोर बहुत है, तो जहां तक मैं आपको सुन पाया, मैं गांधी मैदान की तस्वीरें दिखा देता हूं आपको, और जहां पर शपथ होना है, जो भव्य आयोजन किया गया है, उसकी तस्वीरें दिखा देता हूं। ये जो मंच इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे दर्शक, यहीं पे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी होंगे और बिहार में 10वीं बार शपथ ले रहे नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे। और इस मंच पर कुर्सियां लग गई हैं, कितने मंत्री शपथ लेने वाले हैं उन सब की कुर्सियां लग गई हैं, सब पे नाम भी लगा दिया गया है, नाम भी चिपका दिया गया है, यानी कि जिन्हें भी मंत्री बनना है उन्हें इसकी जानकारी दे दी गई है। ये तय हो गया है कि कौन आज नीतीश कुमार के साथ शपथ लेने वाला है। थोड़ी देर पहले इस मंच पर विजय कुमार सिन्हा दिखे थे, भाजपा के विधायक नितिन नवीन भी दिखे थे। विजय कुमार सिन्हा के बारे में कहा जा रहा है कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस मंच पर जिन्हें मंत्री बनना है वो भी आपको तस्वीरों में दिखने लगेंगे। यहाँ पे साध्वी निरंजन ज्योति दिख रही है। वहीं दूसरा एक मंच बना है प्राची, यहाँ पे उस मंच पर ठीक बगल में जहां शपथ होना है उसके ठीक बगल में वहां पे साधु संतों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही जो विशिष्ट अतिथि पूरे देश से बुलाए गए हैं, अलग अलग राज्य जो है जहां एनडीए शासित राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं उनके बैठने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। बड़ा आयोजन है, पूरा गांधी मैदान इस वक्त भरा हुआ है। अगर मैं दिखाऊं पूरे गांधी मैदान के, अगर कैमरामैन से कहूं कि तस्वीरें दिखाएं, तो पूरा गांधी मैदान इस वक्त भरा हुआ है। 10वीं बार नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण करते हुए देखने के लिए लोग यहाँ भारी संख्या में पहुंचे। साथ ही प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आएंगे। उत्सुकता रहेगी लोगों की कि क्या प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, उसी हिसाब से। राजेश, जब आप ये कह रहे थे कि मंच पर विजय सिन्हा दिखाई दिए, जब आपने ये कहा कि नितिन नवीन दिखाई दे रहे हैं, देखिए जब सरकार कॉन्टिन्यूटी में ही होती है तो सभी व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो आज मंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही व्यवस्था करते हुए नितिन नवीन भी दिखाई दे रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा भी दिखाई दे रहे हैं। पिछली सरकार में मंत्री रहे अशोक चौधरी इस बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्री का बर्थ कंफर्म होने पर अशोक चौधरी ने कहा कि नई सरकार में हमारा लक्ष्य सिर्फ विकास। अशोक चौधरी जो एक बार फिर मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अशोक जी, बधाई हो पहले आपको। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो अब बहुत सारी चुनौतियां भी, बहुत सारी जिम्मेदारी भी, क्या लक्ष्य है? लक्ष्य तो विकास के अलावा कोई लक्ष्य नहीं रहता है माननीय नेता का। हमारे तो सिर्फ और सिर्फ विकास का लक्ष्य रहता है, और जो हम लोगों ने संकल्प जनता के सामने रखा है उस संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस बार मंत्रिमंडल में क्या कुछ नई चीजें भी देखने को मिल रही हैं? महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, चूंकि कहा गया कि महिला वोटरों की बड़ी भूमिका रही इस जीत में। अब फर्स्ट फेज में पता नहीं कितनी हो रहे हैं, हमको तो इसका आइडिया नहीं है। इसका तो निर्णय नेता मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन है कि आने वाले समय में महिलाओं के लिए पॉलिसी मेकिंग में
जिस तरह से हम लोगों ने 15-20 वर्षों से आर्थिक संपन्नता के लिए काम किया, वो हम लोगों का जारी रहेगा और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कैसे सबल बनाए उस पर काम होगा। चुनाव के दौरान आपने देखा होगा नीतीश कुमार पर काफ़ी हमले किए गए, उनकी उम्र को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की बातें कही गई। तो अब शायद इस नतीजे से इन सारे सवालों का जवाब तो मिल गया है। तो आपको क्या लग रहा है अगला 5 साल नीतीश कुमार के लिए किस तरह का होने वाला? अच्छा ही होगा, बिहार के लिए भी अच्छा होगा, प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा। गुड गवर्नेंस और 3C जो माननीय नेता का कमिटमेंट है उस पर कायम रहेंगे और जो हमने संकल्प लिया है उस संकल्प पर हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों की जो योजनाएं थी उन पर कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं, भरोसा भी नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि 2 लाख रुपए दे दिए तो मैं संन्यास ले लूंगा। अब प्रशांत किशोर जी तो बहुत चीज़ पर संन्यास लेने की बात कर रहे थे, बहुत चीज़ लिख के दे रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन कमिटमेंट तो कुछ किए नहीं। तो वैसे लोगों का क्या भरोसा, क्या करेंगे नहीं करेंगे। और हम लोग प्रशांत किशोर को फॉलो थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग नीतीश कुमार को फॉलो करते हैं। क्योंकि आप पर भी बहुत व्यक्तिगत सवाल उन्होंने खड़े किए। अरे वो तो TRP पकड़ने के लिए सोशल मीडिया से आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, सोशल मीडिया से आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो अशोक चौधरी, जिनके नाम को लेकर कोई संशय नहीं था, वो आगे के रोड मैप का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नई एंट्री जो नीतीश कैबिनेट की में होने जा रही है वो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक कुशवाहा मंत्री बनेंगे। दीपक कुशवाहा अभी विधायक नहीं है, बाद में उन्हें MLC बनाकर विधानसभा में भेजा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से चुनाव जीती हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने उनकी जगह बेटे को मंत्री बनाने का फैसला किया है। दरअसल टिकट बंटवारे में कुशवाहा की नाराजगी के बाद बीजेपी ने उन्हें एक MLC पद देने का वादा किया था और अब उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए दीपक कुशवाहा को मंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। जो एकमात्र पद उनके खाते में आया है वो बेटे के हिस्से में जाएगा। दीपक कुशवाहा आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जहां तक जीतन राम मांझी की पार्टी की बात है, HAM की तरफ से फिर से संतोष सुमन ही मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश की पिछली सरकार में भी संतोष सुमन मंत्री रह चुके हैं। संतोष सुमन विधानसभा का चुनाव नहीं जीते हैं, वो अभी MLC हैं। उन्हें मंत्री पद दिया जाना पहले से ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जब उस पार्टी से कोटे में एक ही मंत्री पद आ सकता है तो वो संतोष सुमन का नाम हो सकता है। हमारे साथ सभी मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ, स्वागत सर आपका। अनंत विजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, सर स्वागत। हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी आज स्टूडियो में नहीं है, जरा बाहर से जुड़े हुए हैं। पटना की इस वक्त हवा का शायद आनंद वो भी ले रहे हैं, वहां पर क्या राजनीतिक हवा चल रही है। हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट मनोज सिंह जी स्टूडियो में मौजूद है और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट चंद्रचूड़ सिंह जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनंत जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए 10वीं बार नीतीश कुमार। अब ये तो ऐसा लगता है कि जब तक नीतीश जी चाहेंगे तब तक रहेंगे, क्योंकि 5 वर्ष अभी उनके हैं और जनता ने जिस प्रकार उनको जनादेश इस बार दिया है उनके नेतृत्व को, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार में लोगों का भरोसा है। सही बात है कि उसमें अमित शाह की रणनीति और मोदी की लोकप्रियता का भी हाथ है। लोगों ने गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, लेकिन अगले 5 वर्ष मुझे लगता है कि बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अब बिहार जो है वो जंगल राज से आगे बढ़कर एस्पिरेशनल बिहार होना चाहता है। वहाँ के युवाओं की आकांक्षा, वहाँ के महिलाओं की आकांक्षा, वहाँ के आम जनता की आकांक्षा, क्योंकि अब सड़क बिजली वहाँ का मुद्दा नहीं रहा। सड़क और बिजली दोनों बिहार वासियों को मिल गया। अब उनको वहाँ इंडस्ट्री चाहिए, वहाँ रोजगार चाहिए। वहाँ वो जब देखता है कि गुजरात में ये हो रहा है तो अब वहाँ के बिहारियों को भी लगता है कि भाई हमारे राज्य में क्यों नहीं ऐसा हो सकता है, हमारे राज्य में बेहतरीन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुल सकती। हालांकि नालंदा यूनिवर्सिटी पे काम हो रहा है, लेकिन अभी उसमें वक्त लगेगा। उनके यहाँ वर्ल्ड क्लास कोई स्कूल क्यों नहीं है? तमाम ब्रांड के स्कूल हैं वहाँ, लेकिन कोई इस तरह का स्कूल नहीं है जिसको नाम लेके कहा जाए कि बिहार के उस स्कूल में, जबकि बिहार में होता था ऐसा। आप याद करिए, साइंस कॉलेज में पढ़ने के लिए लोग दूसरे राज्यों से आते थे। तमाम बंगाल के जो नेता हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर सब लोगों ने साइंस कॉलेज में पढ़ाई की थी। वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र होता था पटना विश्वविद्यालय। वो दिनों दिन छींचता चला गया और आज पटना विश्वविद्यालय की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। आज वहाँ कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ की बेहतर शिक्षा के लिए बाहर से लोग आ सके। न कोई स्कूल, न कोई विद्यालय, न कोई महाविद्यालय, न कोई विश्वविद्यालय। अविभाजित भारत में सेंट कोलंबस हुआ करता था, आप याद करिए, जो हजारीबाग में चला गया सर। नेतरहाट स्कूल, सैनिक स्कूल, तिलैया, ये सब
बिहार को अब एक अच्छी मतलब जो एस्पिरेशनल बिहारी है वो सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के लिए है। तो देखिए, चुनौती तो है इस नई सरकार के लिए, लेकिन अभी का जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं, जो कास्ट इक्वेशन हम देख रहे हैं, इसको लेकर चंद्रचूड़ जी आप क्या कहेंगे? क्या तमाम समीकरणों को फिट करते हुए एक एक चेहरा चुना गया है? हालांकि कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के साथ शपथ लेते ही लेते हैं, जिसमें विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, इनके नाम ध्यान में पड़ते हैं। अशोक चौधरी भी एक प्रोमिनेंट फेस के तौर पर नजर आते ही आते हैं। ये तो कोई सरप्राइज है नहीं। कोई ऐसा चेहरा जो आपको लग रहा है कि भाई ये सरप्राइजिंग है अगर इस लिस्ट में शामिल हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से आपका जो ब्रॉड प्रश्न है मैं उस पर ही अपनी बात कहता हूँ। मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार की जो जीत है, उस जीत के पहले भी स्टूडियो में हमने बड़े कारणों का अन्वेषण किया कि भाई क्या क्या कारण हो गए जो जीत गए वो, और इस तरह से जीत। सर एक बार तस्वीर सर मंच की भी हम दिखा देते हैं। मनोज तिवारी दिखाई दे रहे हैं, और ये अगर मैं सही हूँ तो नीतू चंद्रा है, नीतू चंद्रा दिखाई दे रही हैं। और वो जो गमछा घुमा रहे हैं, देखिए ये गमछा खूब घुमा है चंद्रचूड़ जी। हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस दिन अपने भाजपा मुख्यालय में अपना गमछा लहराया था, और वो ठीक है, वो हमारे बिहार के गौरव का भी प्रतीक है। उसको उस रूप में ना देखें जो एक समय में गमछा लहराना वो बड़ा नकारात्मक माना गया था, और उसकी जो दबंगई थी, उस दबंगई का ही ये आप परिणाम देख रहे हैं कि उस दबंगई के उत्तर या उसके बियॉन्ड जाकर लोगों ने उसके खिलाफ मतदान किया, और इसलिए उसमें हरा गमछा आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जो बात मैं वो पहले कह रहा था वो यही था कि अच्छा, हरा गमछा बिहारी लेता भी नहीं है सर, वो लाल वाला गमछा ही लेता है। आप ध्यान, वो हरे का एक समय चला था तो हरा नहीं, वो चरखाना गमछा जो मुसलमानों का प्रतीक होता है, उस समय बिहार की राजनीति में बड़ा योगदान था। लेकिन बिहार का जो ओरिजिनल लाल गमछा था उसका गौरव लौट गया। मैंने तो असम का गमछा भी बिहार में खूब घूमते हुए देखा। अलग गमछा, वो गमछा, वो गमछा नहीं होता, वो गमछा होता। हाँ, तो इनसे बेहतर कौन जानता असम को। हाँ, तो सबसे बड़ी बात मैं यही कह रहा था कि जो नीतीश कुमार की जीत है, इस जीत में एक उनका जो सामाजिक गुलदस्ता है वो तो हम सब जानते हैं, तो मुझे लगता है कि इस जीत में उनके दल का जो संगठनात्मक भूमिका रही है उस पर बहुत कम चर्चा होती है, क्योंकि लोग बीजेपी के संगठन की बात करते हैं, संघ के संगठन की बात करते हैं, जो ईबीसी कॉम्बिनेशन है उसकी बात करते हैं। पर मुझे लगता है कि इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने अपने संगठन को वास्तविक रूप से मजबूत किया, और उसमें जो बैकरूम बॉयज थे उनकी भूमिका। मैं संगठन पे ही चली जाती हूँ। अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले सर मैं आपके पास आऊँ, केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। बन रही है या विकसित बिहार बनाने के लिए, बिहार को हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, और जो अपेक्षा बिहार की है उसको डबल इंजन सरकार पूरा करेगी, ऐसा हमको सबको विश्वास है। और बिहार का संदेश पूरे देश में जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है, और इसके परिणाम भविष्य में बहुत ही अनुकूल होंगे। मैं आज श्री नीतीश कुमार जी को, श्री सम्राट चौधरी जी को, श्री विजय सिन्हा जी को, और जो हमारे एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके सभी वरिष्ठ नेताओं और जो अभी मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनेंगे उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और तो आप केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे, बतौर पर्यवेक्षक वो यहाँ पर पहुंचे थे। हमारे साथ अजीत जी आज चूंकि बाहर से जुड़े हुए हैं। अजीत जी, हम स्टूडियो में आपको मिस कर रहे हैं, पहली बात तो ये। अब आप ये बता दें कि आप पटना में हैं, कहाँ हैं आप? नहीं, हम पटना से काफी दूर हैं, अभी हम समस्तीपुर में हैं, और ये राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस से आपसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, हम यहाँ एक पारिवारिक समारोह के लिए आए थे, इसलिए हम राजनीतिक उससे अभी थोड़ी दूर हैं। ठीक अजीत जी, लेकिन हमें ये लग रहा था कि बिहार की जितनी हलचल है आप बिहार में रहकर ही महसूस करना चाहते हैं। कैबिनेट का एक स्वरूप जो अभी हम इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं, इसमें आप सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूँ कि कुछ 3 बातें आप चिन्हित करना चाहें, वो क्या दिखाई देती है? नहीं, देखिए, एक तो जो सरप्राइजिंग चीज है हमारे लिए वो है कि उपेंद्र कुशवाहा का अपने बेटे को मंत्री बनाना। इसके एक तो वो इस तरह की कभी भी इसके पहले उनकी राजनीति में देखिए, उन्होंने भी नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलते हुए परिवार को दूर रखा था राजनीति से। वो नीतीश कुमार को आइडलाइज करते हैं, नरेंद्र मोदी को आइडलाइज करते हैं, और लंबे समय तक बिहार की राजनीति उनको करनी थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि वो ट्रू सेंस में इनहेरिटर होंगे नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स के, लेकिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया और अब अपने बेटे को वो मंत्री बनवा रहे हैं। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, और ऐसा लग रहा है कि अब उन्होंने लॉन्ग टर्म की जो राजनीति करने की सोच थी उनकी, एक समय उनकी सोच थी कि वो जदयू के भी उत्तराधिकारी होंगे, जनता दल यू संभालेंगे, तो अब वो लगता है उन्होंने छोड़ दिया है, और अब उस लाइन पर है जिस लाइन पर दूसरे लोग, दूसरे प्रादेशिक नेता राजनीति कर रहे हैं।
उसमें एक बात हमको समझ ये आ रही है कि उनको ये उम्मीद नहीं थी, उनको लग रहा था कि भाई 4 एमएलए हमारे जीते हैं और उनको अप्रैल में फिर राज्यसभा भी लेनी है, उनके राज्यसभा का टर्म भी समाप्त हो रहा है, तो क्या पता कहीं एमएलसी के मामले में जो कमिट किया गया है उसमें कोई बाधा आए, कोई अड़चन आए, तो पहले ही बेटे को मंत्री बनवा देते हैं। जो एमएलए या एमएलसी नहीं है तो चुनाव के बाद तो दिया ही जाएगा उनको, मतलब थोड़े दिन के बाद तो दिया ही जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा दाव चला है जो तात्कालिक रूप से उनके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है जो हमको बड़ी सरप्राइजिंग लग रही है कि दिलीप जायसवाल मंत्री बन रहे हैं। वो मंत्री थे बिहार सरकार में और भू राजस्व निबंधन के मंत्री थे, और उनको जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, पिछले ही साल बनाया गया, ये भी बहुत दिन की बात नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले वो मंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, तो मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर वापस उनको मंत्री बनाया जा रहा है। पता नहीं क्यों सीमांचल का समीकरण साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है, या क्या कारण है वो हमको समझ नहीं आ रहा है। कई वैश्य चेहरे दूसरे भी दिख रहे हैं हमको, नारायण शाह का भी नाम दिख रहा है, दूसरे कई चेहरे हमको वैश्य दोनों तरफ से आते दिख रहे हैं। फिर भी दिलीप जायसवाल को ले आना, जिनको अभी थोड़े दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और मंत्री पद से इस्तीफा दिया था उनको, अगर वो फिर मंत्री बनते हैं तो इसका मतलब कि संगठन में चेंज होगा, फिर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना होगा भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ उससे क्या समीकरण सधना है वो देखना होगा, क्या कोई फॉरवर्ड अध्यक्ष बनाना है जिसके लिए बदला जा रहा है। तो ये एक हमको हैरान करने वाली बात इस पूरे मंत्रिमंडल में ये भी दिख रहा है। बाकी तो क्या कंटिन्यूटी है सारी सरकार की, जो हम लोग देखे थे, अभी आप लोग चर्चा कर ही चुके होंगे कि जो तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और जिस तरह की निरंतरता सरकार में दिखी कि जो तमाम लोग पहले से चल रहे थे उन्हीं लोगों को मंत्री बनाया गया, तो उसी तरह से तमाम मंत्री हमको चेहरे उसी तरह से दिख रहे हैं। एक ऑलरेडी 36 के 36 मंत्री का हम सुन रहे थे, देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि उससे सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण दोनों साधने की कोशिश हुई है। क्षेत्रीय संतुलन पर ज्यादा ध्यान हमको इसलिए दिख रहा है, और वो जरूरी भी है क्योंकि जो 202 एमएलए जीते हैं और पूरे बिहार से जीते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि पिछली बार जैसे मगध और शाहबाद में एमएलए नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं थे, बहुत कम थे गिनती के, तो उस तरह की स्थिति नहीं है। अब हर जगह से एमएलए जीते हुए, हर भौगोलिक इलाके से एमएलए जीत करके आए हैं, तो वहां का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे सुपौल का भी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, किशनगंज का भी देख रहे हैं, पश्चिमी चंपारण में नौतन से लेकर के बेतिया, फिर पूर्वी चंपारण, शिवहर, इस तरह से होते हुए मुजफ्फरपुर, पटना का रिप्रेजेंटेशन 2 मंत्रियों के नाम। ठीक है, तमाम समीकरणों को साधा गया है, सब कुछ बैलेंस किया गया है। जिन सरप्राइजिंग फैक्टर का आप जिक्र कर रहे थे उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये बताएंगे कि किस किस मंत्री को फोन जा रहा है, कौन कौन वीआईपी पटना में पहुंच चुके हैं, गांधी मैदान की तस्वीर क्या है।